नमस्कार, मैं रजनी आपका बीएड द्वितीय वर्ष की कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भारत स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की कि 1985 के अंदर एक मंत्रालय का गठन किया गया जिसका नाम था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, और जिसका नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा गया। और जिसके जो मंत्री हैं वर्तमान के अंदर वो हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी महोदय। फिर उसके बाद हमने बात की कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर, और इसके अंदर बात की गई थी कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए, पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई। और फिर इसके बाद हमने बात की 1988 के अंदर, फिर हमने बात की 1988 के अंदर राष्ट्रीय वन नीति की, और इसमें मुख्य जो बात ये सामने आई कि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। लेकिन हमारा जो भारत देश है वो जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना कर रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत के अंदर प्राकृतिक जो वन थे वो थे 21.5%, और कुल ट्री जो रिकवरिंग एरिया था वो था 24.5%। इस हिसाब से 33% से बहुत कम जो दायरा आता है वनों का वो हमारे भारत देश के अंदर है, और यही कारण है कि हम जलवायु परिवर्तन के जो नुकसान हैं उसका सामना कर रहे हैं। फिर बाद में हमने बात की थी सन 2002 के अंदर जैव विविधता अधिनियम, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और इसमें हजारों प्रकार की प्रजातियां, चाहे वो वनों की हों या फिर वन्य जीवों की, उनका ह्रास हो रहा है वर्तमान के अंदर। उनको कैसे बचाया जाए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस बारे में हमने बात की। और सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान दिया था महोदय वॉल्टर ने। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जल नीति 2002। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहली जो जल नीति थी वो कब आई। तो सितंबर 1987 के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय जल नीति आई, और उसके बाद सन 2002 के अंदर, और उसके बाद इसके अंदर संशोधन किया गया सन 2012 के अंदर। फिर इसके अंदर मुख्य किन मुद्दों को उठाया गया, इसमें जल की जो बर्बादी हो रही है, यानी कि हमको जल को हम किस प्रकार से सुरक्षित रखें कि इसका उपयोग मानव जाति सुलभ तरीके से कर सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक दिसंबर 2019 के अंदर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और उसमें कुछ आंकड़े सामने आए थे, और वो आंकड़े ये थे कि जो सिंचाई के लिए किसानों को जो पानी प्राप्त हो रहा है उसका 30 से 38% प्राप्त हो रहा है। लेकिन फिर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 40 से 45% जो जल है वो शहरी लोगों के द्वारा बर्बाद किया जाता है। फिर इसका असर क्या होता है, इसका असर ये हुआ कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण जो एरिया है उसके अंदर पानी की कमी रह जाती है, उनको पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। तो देखिए, सबसे पहली जल नीति वो आई थी सितंबर 1987 के अंदर। फिर दूसरी जल नीति आई थी 2002 के अंदर, यानी कि फिर संशोधन किया गया इसके अंदर। और तीसरी जो जल नीति थी उसमें संशोधन हुआ 2012 के अंदर। लेकिन दिसंबर 2019 के अंदर एक रिपोर्ट तैयार की गई, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, और उसमें कुछ आंकड़े सामने आए कि सिंचाई के लिए जो जल है उसका 30 से 38% भाग, और
शहरी क्षेत्रों में 40 से 45% जो भाग है वो बर्बाद किया जाता है। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल की जो प्राप्ति है वो जल प्राप्ति कम हुई, यानी कि इनको नुकसान उठाना पड़ा। तो अपने सामने आंकड़े हैं, और ये कोई आंकड़े जो हैं यूं नहीं है, ये वैध आंकड़े हैं 2019 के अंदर। अब देख लीजिए कि जब शहरों के अंदर 40 से 45% भाग जो जल का है वो बर्बाद किया जाएगा, तो जल को हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? पुराना समय था और आज भी है कि जल, ये सुनने में आता था कि जल ही जीवन है। हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी नदियां हैं, खासकर गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। इन नदियों को पूजा भी जाता है, और इन नदियों का जो जल है उसको सुरक्षित भी रखने की बात की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सामने आती है कि ये ही जो नदियां हैं, गंगा, जमुना है, सरस्वती है, भागीरथी है, इन नदियों को सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया गया है। कारण ये है कि हम जितने भी जो गंदगी है, चाहे वो शहरों की है, चाहे वो गांवों की है, या फिर उसके पीछे कुछ धार्मिक या परंपराएं हैं कि उसकी वजह से हम इन नदियों को दूषित कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, और जब हर किसी के समझ में ये बात आ जाए कि इन नदियों को भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए, तो इससे क्या होगा? इससे ये नदियों का जो जल है वो सुरक्षित हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। अभी लॉकडाउन जैसे हमने देखा था कि गंगा और यमुना जो नदी है उसका तल हमें दिखाई दे रहा था। कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, और उसके अंदर हमने देखा गंगा और जो यमुना नदी है, उस नदी का जो तल है वो साफ हम इन आंखों से देख पा रहे थे। तो इसके पीछे क्या चीज़ है? लॉकडाउन के अंदर पूरा भारत देश जो था वो लोक था, हम अपने घरों में थे, और पीएम साहब के द्वारा ये हमसे अपील की गई कि हम अपने घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। तो इसका फ़ायदा हुआ कि प्रकृति जो थी वापस अपने पहले वाले रूप को प्राप्त कर रही थी। तो देख लीजिए, कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें कि पर्यावरण को प्रदूषित करने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो मानव का है। तो ज़्यादा इस बारे में आप जान सकते हैं। इस जल को जल संरक्षण कैसे किया जाए? जल संरक्षण कैसे किया जाए? तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने कुछ तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया, जिसमें था सेंसर, और जिसमें था GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंसर और GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया गया? इसका इस्तेमाल इस चीज़ को देखने के लिए किया गया कि पूरे भारत देश के अंदर ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर जल की बर्बादी सबसे ज़्यादा हो रही है। आप देखिए, कहीं पर हमें सूखा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहीं बाढ़ है, कहीं पे जलवायु परिवर्तन है, और कहीं पे नदियों का सूख जाना है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को कैसे पता लगेगा? तो सरकार ने क्या किया? कुछ सफल प्रयास किए, और ये किया कि सेंसर जैसी जो टेक्नोलॉजी है, GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली, इन तकनीकी का यूज करने के बाद ये पता लगा भी ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पर जल की प्राप्ति नहीं हो रही है,
ये जहाँ पे बाढ़ जैसी समस्याएं आ रही हैं जिन नदियों के कारण से, उन नदियों को डाइवर्ट करके ऐसे सूखे क्षेत्रों में सप्लाई उस नदियों का पानी किया जाए जिससे कि वहाँ पे सूखे की समस्या से निपटारा पाया जा सके और सूखे की जो समस्या है वो हल हो सके। तो ये एक सफल प्रयास रहा सरकार का और वर्तमान में भी इसके ऊपर काम हो रहा है। आगे इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बनाई और इसके अंदर ये प्रयास किया गया कि वनों को हम सुरक्षित कैसे रखें। हम देख रहे हैं शुरू से ही हमारे जो संत महात्मा थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो शुरू से ही क्या करते थे, पेड़ों की छाया के नीचे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना किया करते थे। और इस दृष्टि से वो जो पेड़ थे वो पूजनीय थे। पीपल, बरगद, आम और तुलसी जैसे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, आज भी उनकी पूजा की जाती है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के दौरान, हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी ऐसा ही था कि पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य समझा गया। उसके बाद मध्यकालीन और मुगलकालीन जब समय आया, उसके अंदर भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए। और क्योंकि पर्यावरण के साथ या पेड़ पौधों के साथ उन रियासतों का एक लगाव था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ों का जब समय आया तो उन्होंने औद्योगिकरण, शहरीकरण इन समस्याओं को बढ़ावा दिया। उसमें ये था कि पहले भी हम एक कक्षा में बात कर चुके हैं कि नैतिकता और विकास कभी भी एक साथ नहीं चलते। अगर आपने विकास करना है तो नैतिकता का पल्ला आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या था, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या किया, इन जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और उसके बाद वहाँ पे शहरीकरण हुआ, शहरों का विकास हुआ, उद्योगों को बहुत प्रचुर मात्रा में लगाया गया और इससे एक बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि की भी सामने आई। फिर हम देखते भी हैं कि बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनके किनारों पर बहुत सी सभ्यताओं का विकास हुआ और वो सभ्यताएं वहाँ पर पनपी। लेकिन देखिए कि पर्यावरण यानी कि हजारों प्रजातियां पेड़ पौधों की, इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इन चीजों की तरफ ध्यान दिया गया। फिर इसी कड़ी में आगे हम बात कर रहे हैं फिर इसके आगे देखिए NGT, इसकी फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010। तो आप देखिए NGT जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसकी स्थापना की गई थी 28 अक्टूबर 2010 के अंदर। अब इसके आप देखिए इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल जी, और इसका जो हेड ऑफिस है, NGT का जो हेड ऑफिस है, मुख्य कार्यालय जो है वो है दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा भी 4 ऐसी उप शाखाएं हैं, उप कार्यालय हैं जो अलग अलग, जैसे पूना है, चेन्नई है, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पूना, चेन्नई, कोलकाता और भोपाल। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आदर्श कुमार जी गोयल, और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। और जिनकी नियुक्ति कौन करता है? जिनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो देखिए अध्यक्ष हैं इसके
आदर्श कुमार गोयल, और कार्यकाल है इनका, कार्यकाल है इनका 5 वर्ष का, और इनका ऑफिस जो है मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसकी 4 उपशाखाएं भी हैं। इसकी 4 उपशाखाएं भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, इन 4 जगहों पर भी क्या है, इनके उप शाखाएं हैं, कार्यालय हैं। फिर बात ये आती है कि ये एनजीटी जो है, ये राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, ये काम क्या करते हैं? ये करते हैं कि पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी समस्याएं हैं, मामले हैं, मुकदमे हैं, उनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन यानी कि हल किया जा सके। जल्दी से जल्दी कितना? 6 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर उनका निपटारा किया जाए। 6 महीनों के अंदर पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुकदमे हैं, कोई समस्या है, उनका समाधान जो है 6 महीनों के अंदर किया जाना चाहिए। ये कार्य है इनका। और देखा जाए तो वर्तमान के अंदर ये जो संस्था है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और ये अपने कार्यों के अंदर सफल भी हो रही है। उम्मीद है आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। इसके लिए आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे की कक्षा में हम बात करेंगे कि पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख दिवस हैं, उनकी चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।